हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गेटवे फॉर इंजीनियर्स। नाउ इन द लास्ट क्लास हमने डिस्कस कर रहे थे, हमने स्टार्ट किया था नया चैप्टर दैट इज टॉर्शन ऑफ शाफ्ट एंड हमने उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था दैट वाज थीटा इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड कब था थीटा प्रोपोर्शनल टू लेंथ? थीटा वाज प्रोपोर्शनल टू लेंथ व्हेन r and phi are constant and phi was proportional to radius कब था? phi was proportional to radius when L and theta are constant. So for those point जहाँ पे कि radius and phi constant है that is along the length बात करें, अगर along the length आप क्रॉस सेक्शन वेरी करते जाएंगे पर पॉइंट कहाँ पे लेंगे? एट अ पर्टिकुलर रेडियस। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर रेडियस अगर आप पॉइंट ले रहे हैं, जैसे सपोज आपने फेरी फेरी पे ले लिया, सरकमफरेंस में पॉइंट ले लिया, तो सरकमफरेंस पे अगर पॉइंट लोगे और लेंथ को चेंज करते जाओगे तो अलग अलग लेंथ पे क्या मिलता जाएगा? आपको अलग अलग वैल्यू ऑफ थीटा मिलता जाएगा, दैट इज अलग अलग वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट मिल। सिमिलरली अगर आप एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की बात करो, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के एल एंड थीटा आर कांस्टेंट, एल कांस्टेंट इसका मतलब क्या? यू आर टॉकिंग एट अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन पर जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे उन सभी का डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड एंड इज सेम। तो अगर आप एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे बात करो तो क्रॉस सेक्शन पे पाई इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जैसे जैसे आप सेंटर से सरकमफरेंस की तरफ जाओगे वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा? शियर स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। नाउ इन द टुडेज क्लास वी विल ट्राई टू डेवलप द इक्वेशन ऑफ टॉर्शन। इक्वेशन ऑफ प्योर टॉर्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ प्योर टॉर्शन। नाउ अभी हमने देखा दैट फाई इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड हमें पता है बाय हुक्स लॉ। तो ये जो फाई इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड थीटा इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, ये हमने बाय ज्योमेट्री डेवलप किया है। ठीक है, हमने फिगर बनाया, फिगर में बाय ज्योमेट्री बताया दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा शेप पे डिपेंड कर रहा था एंड शेप से रिलेटेड हमने कौन सा अजम्पशन लिया था? हमने लिखा था अजम्पशन नंबर 3, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ आया है एंड पाई इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस आया है। ये कहाँ से डेवलप किया है हमने? ये हमने डेवलप किया है बाय अजम्पशन नंबर 3 से। अब जो मैं यहाँ पे यूज करूंगा वो मैं यूज करूंगा अजम्पशन नंबर 1। क्या था अजम्पशन नंबर 1? that the material is homogeneous, isotropic and linearly elastic. That is, material is following what? Material is following Hooke's law. So I am writing by Hooke's law. अब Hooke's law हमने पढ़ा है। Hooke's law क्या बोलता है? Normal stress is proportional to normal strain and shear stress is proportional to what? Shear strain. That is tau is proportional to phi. Now यहाँ से देखिए tau is proportional to phi and phi is proportional to r. shear stress किसके proportional है? shear strain के। and shear strain किसके proportional है? radius के। r का मतलब क्या है? distance of the fiber in the cross section from center। ये तो है r का मतलब। क्या मतलब है r का? distance of fiber इन दी क्रॉस सेक्शन फ्रॉम दी सेंटर। सेंटर से डिस्टेंस है उस फाइबर का जिस फाइबर पे आप क्या निकाल रहे हैं? पाई निकाल रहे हैं। एंड इस इक्वेशन के लिए एल एंड थीटा आर कांस्टेंट। सो क्रॉस सेक्शन पे बात करिए, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे बात करिए। तो can I write from here tau is proportional to r? That is at a particular cross section। अगर आप क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करेंगे और सेंटर से आप मूव करना स्टार्ट करोगे टुवर्ड्स दी सरकमफरेंस, सेंटर से अगर सरकमफरेंस की तरफ जाओगे तो क्या होगा? रेडियस बढ़ता जाएगा और अगर रेडियस बढ़ता जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? उसके करस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेस भी बढ़ता जाएगा। तो इफ आई ड्रॉ शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो हमने फिगर लिया था उसको मैं एक बार वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इफ आई ड्रॉ शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन के लिए मैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ, ना कि ये लेंथ में किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए, सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन के लिए जो ये सेक्शन ए पर जो क्रॉस सेक्शन है उस क्रॉस सेक्शन के लिए मैं शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ। तो इफ आई ड्रॉ शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट दिस क्रॉस सेक्शन तो क्या होगा? टाउ इज प्रोपोर्शनल टू आर। टाउ किसके प्रोपोर्शनल है? आर के प्रोपोर्शनल है। सेंटर पे आर क्या हो गया? 0। तो सेंटर पे शियर स्ट्रेस भी क्या हो गया? 0। सरकमफरेंस पे आर क्या हो गया? मैक्सिमम। ठीक है, सरकमफरेंस पे क्या हो गया? आर हो गया मैक्सिमम। तो सरकमफरेंस पे एट दिस पॉइंट आर विल बी मैक्सिमम, तो शियर स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। एंड वेरिएशन कैसा रहेगा? हम देख रहे हैं बाय दिस इक्वेशन दैट शियर स्ट्रेस इज proportional to r. So variation कैसा आएगा? Linear variation. So the variation between
टाउ एंड आर विल बी लीनियर लाइक दिस। ठीक है, वेरिएशन कैसा आएगा, वेरिएशन विल बी लीनियर, तो दिस इज लीनियर वेरिएशन। नाउ एट स्मॉल आर इक्वल्स टू आर मैक्स, टाउ क्या है, टाउ मैक्स, एट स्मॉल आर इज इक्वल्स टू आर मैक्स, शियर स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम, दैट इज टाउ मैक्स। नाउ अगर मैं एक फाइबर लेता हूँ, आई एम टेकिंग अ फाइबर विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, ठीक है, सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे अगर मैंने एक फाइबर लिया तो उस फाइबर पे कितना शियर स्ट्रेस आएगा, शियर स्ट्रेस विल बी टाउ। ठीक है, तो टाउ इज द शियर स्ट्रेस ऑन दैट फाइबर विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, और स्मॉल आर की वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो शियर स्ट्रेस भी क्या हो गया, मैक्सिमम। तो फ्रॉम हियर आई कैन राइट टाउ इज प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू आर है। नाउ इसके साथ में हमने और क्या इक्वेशन देखा था, इसके साथ में हमने इक्वेशन देखा था दैट फाई इज इक्वल्स टू स्मॉल आर इंटू थीटा बाय एल। ये इक्वेशन देखा था हमने, फाई इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा बाय एल। तो आई कैन राइट फाई को क्या मैं लिख सकता हूँ, टाउ बाय जी, फाई को लिख सकते हैं हम टाउ बाय जी बाय हुक्स लॉ। तो टाउ बाय जी इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा बाय एल। So can I write tau by r is equals to g theta by L? Tau by r, this is equals to what, g theta by L. Now this is one of the part of equation of pure torsion. ये क्या है, equation of pure torsion का एक part है। Now इसके साथ में एक और part आएगा equation of pure torsion का, उसको हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए what I am doing. Now this is the cross section। ठीक है, क्या था ये, इस शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन लिया है मैंने, इस शाफ्ट पे टॉर्क लग रहा था लाइक दिस, एंड मैंने इस शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन लिया है, टॉर्क इज एक्टिंग लाइक दिस। नाउ दिस इज द क्रॉस सेक्शन, शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन लिया है। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, मुझे कैलकुलेट करना है कि ये क्रॉस सेक्शन कितना टॉर्क रजिस्ट कर रहा है, ये क्रॉस सेक्शन कितना टॉर्क रजिस्ट कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, आई एम कंसिडरिंग अ एलिमेंट, एक एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूं मैं, एंड द एलिमेंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैं एक एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ। तो इफ आई कंसिडर अ एलिमेंट, सो दिस इज एन एलिमेंट and this element is at a distance of how much, this element is at a distance of small r from the center, center से small r distance पर है ये element, and इस element का area is how much, dA, dA is the area of this element, इस element का area है dA। आप बताइए इस element पे कितना stress लग रहा होगा, कितना shear stress लग रहा होगा, अभी आपने देखा if the element is at a distance of small r from the center, उस पे कितना shear stress लगता है, उस पे shear stress लगता है टाउ। तो दिस एलिमेंट इज रजिस्टिंग shear stress टाउ, ये टाउ shear stress बियर कर रहे हैं। तो कैन वी कैलकुलेट टॉर्क रजिस्टेड बाय द एलिमेंट, इस एलिमेंट की वजह से कितना टॉर्क रजिस्ट हो रहा है, तो स्ट्रेस इनटू एरिया, दिस विल बी फोर्स, इनटू डिस्टेंस ले लीजिए सेंटर से, दिस विल बी टॉर्क। तो स्ट्रेस कितना आ रहा है, स्ट्रेस इज टाउ, area is dA and distance from the center is small r, so this is the torque resisted by the element। ये जो छोटा एलिमेंट हमने कंसिडर किया, वेरी 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 स्मॉल, इस एलिमेंट ने कितना टॉर्क रजिस्ट किया, टाउ इंटू डी इंटू आर। नाउ कैन वी कैलकुलेट टॉर्क रजिस्टेड बाय क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, पूरे क्रॉस सेक्शन का अगर हमें टॉर्क रजिस्टेड निकालना है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस टॉर्क, इस टॉर्क को इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ से, फ्रॉम 0 टू आर मैक्स, आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, फ्रॉम 0 टू आर मैक्स। तो इंटीग्रेट करिए इस इक्वेशन को, टाउ इंटू आर इंटू डी ए फ्रॉम 0 टू आर मैक्स। ठीक है, फ्रॉम 0 टू आर मैक्स आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नाउ इस सेक्शन ने कितना टॉर्क रजिस्ट किया, दैट इज कैपिटल टी, जितना टॉर्क लगाओगे उतना ही रजिस्ट करेगा ना। You have applied capital T torque and this section is in state of static equilibrium, that is due to internal forces। इस सेक्शन ने क्या किया है, कैपिटल T टॉर्क को रजिस्ट कर दिया, तभी तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो टॉर्क रजिस्टेड इज कैपिटल T, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू आर मैक्स टाउ इंटू आर इंटू डी ए। नाउ अब बताइए हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 टू आर मैक्स। अब बताइए इसमें कौन कौन सा टर्म स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा है, क्या टाउ स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा है, यस हमने अभी पढ़ा था दैट टाउ इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर, टाउ क्या है, टाउ स्मॉल आर का फंक्शन है। अभी हमने इसका वेरिएशन भी देखा लाइक दिस, टाउ इज डिपेंडिंग ऑन स्मॉल आर, कैसा, लीनियरली। तो टाउ इज अ फंक्शन ऑफ आर, क्या डी ए आर का फंक्शन है,
तो टाउ इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, स्मॉल आर। तो टाउ को रिप्लेस करिए, तो बाय दिस देखिए, यहाँ पे देखिए इस सिमिलर ट्रायंगल से क्या मैं लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल है, दिस इज बिगर ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल है दिस, और एक छोटा ट्रायंगल है दिस। ठीक है, तो इसमें क्या मैं लिख सकता हूँ, टाउ मैक्स upon r max, this is equals to tau by r. So from here can I write tau is equals to tau max upon r max into r, लिख सकते हैं। Now tau max is what, tau max is not depending on small r, वो small r पे डिपेंड नहीं कर रहा है। tau max का it is the maximum shear stress। ठीक है, r max भी r पे डिपेंड नहीं कर रहा है, r max is constant क्या है, it is the radius of this क्रॉस सेक्शन का रेडियस है। तो आई कैन राइट हियर कैपिटल T इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू r max, टी को लिखा, टाउ को लिखा मैंने टाउ मैक्स अपॉन r max इंटू आर डी ए। तो यहाँ से आ गया कैपिटल T इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू r max टाउ मैक्स अपॉन r max इंटू आर स्क्वायर डी ए। नाउ टेल मी फॉर अ क्रॉस सेक्शन what is the value of r square dA? r square dA क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ r square dA। तो इंटीग्रेशन ऑफ r square dA 0 to r max इंटीग्रेशन ऑफ r square dA, this is nothing but polar moment of inertia, is nothing but polar moment of inertia। and polar moment of inertia क्या होता है, ip is equals to, तो ip क्या हो जाएगा, पाई बाय 32 r max 2r max की पावर 4, पाई बाय 32 d की पावर 4 होता है। नाउ यहाँ पे हम r max की टर्म्स में बात कर दे तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 32 इंटू 2r max की पावर 4। तो ये क्या आ गया, ip आ गया, ip। तो दिस इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर डी इज नथिंग बट ip। सो कैपिटल T क्या हो गया, कैपिटल T इज नथिंग बट टाउ मैक्स अपॉन r max इंटू ip। So can I write again T upon IP, this is equals to tau by R। टाउ मैक्स अपॉन आर मैक्स को क्या लिख दिया, टाउ बाय आर, अभी हमने देखा था। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट, ये जो है ये क्या है, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ प्योर टॉर्शन। इक्वेशन ऑफ प्योर टॉर्शन का ये सेकेंड पार्ट है। तो मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को अगर कंबाइन करूं, दिस वाज द पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2, तो कंबाइनिंग equation 1 and 2, you will get tau by r is equals to T upon IP is equals to g theta by L। tau by r is equals to T upon IP is equals to g theta by L। and this equation is very important। पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ इसी इक्वेशन के ऊपर चलेगा। ठीक है, पूरा चैप्टर सिर्फ इसी इक्वेशन के ऊपर चलेगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इक्वेशन ऑफ प्योर टॉर्शन। दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ प्योर टॉर्शन। नाउ इसमें आप टर्म्स को समझिए कि ये टर्म्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है। In this equation, term tau is representing what? It is the value of shear stress। कहाँ पे? On a fiber which is at a distance small r from center of cross section। क्रॉस सेक्शन के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जो फाइबर है, उस फाइबर पर शियर स्ट्रेस क्या है, टाउ। व्हाट इज स्मॉल आर, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम सेंटर ऑफ क्रॉस सेक्शन वेयर टाउ इज टू बी कैलकुलेटेड और वेयर टाउ इज टेकन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो टाउ किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल आर पे। स्मॉल आर किस पे डिपेंड कर रहा है, टाउ पे। व्हाट इज आईपी, आईपी इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आईपी इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है इसका वैल्यू, पाई बाय 32 डी टू द पावर 4 फॉर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। फॉर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन द वैल्यू इज पाई बाय 32 डी टू द पावर 4। इट इज इक्वल्स टू पाई बाय 32 डी आउटर की पावर 4 माइनस डी इनर की पावर 4 फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन। कई बार हॉलो सर्कुलर सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन polar moment of inertia is pi by 32 d outer की power 4 minus d inner की power 4 and polar moment of inertia is equals to 2 pi r cube t। 2 pi r cube t किसके लिए होता है, for circular tube। ठीक है, for circular tube the value of polar moment of inertia is 2 pi r cube t। 2 pi r cube t। Now what is difference between a hollow circular section and a tube? ट्यूब और hollow circular section के बीच में क्या डिफरेंस होता है। Now ट्यूब एंड hollow circular section के बीच में ये डिफरेंस होता है कि ट्यूब का थिकनेस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू दी रेडियस। ठीक है, और एज कंपेयर टू दी डायमीटर
ट्यूब का थिकनेस क्या होता है, बहुत कम होता है। कितना कम होता है, तो राइट हियर अ नोट फॉर ट्यूब्स R should be greater than 10t. R should be greater than what, 10t, या तो R by T should be greater than 10, where capital R is mean radius and T is what, T is thickness. सेंटर ऑफ द ट्यूब से लेके थिकनेस के सेंटर तक आपको लेना है कैपिटल आर। कैपिटल आर इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ट्यूब टू द सेंटर ऑफ थिकनेस। आगे देखते हैं आगे की टर्म्स क्या है। हमने देख लिया टाउ बाय आर, आईपी देख लिया। कैपिटल टी बताइए, व्हाट इज कैपिटल टी? इट इज टॉर्शनल मोमेंट, और यू कैन से टॉर्क, और यू कैन से अप्लाइड टॉर्क। नेक्स्ट इज व्हाट, कैपिटल जी। कैपिटल जी इज शियर मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस। नेक्स्ट इज, इसके बारे में तो हम देख ही चुके हैं, व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। थीटा को बोलते हैं शियर स्ट्रेन, फाई को बोलते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। शियर स्ट्रेन तो आपको बिल्कुल याद ही होना चाहिए, टाउ एंड फाई, ठीक है। तो फाई इज व्हाट, शियर स्ट्रेन। कैसा शो करते हैं, सर्कल को कट करते हैं, तो शियर स्ट्रेन कभी भी आपको क्रॉस सेक्शन में नहीं दिखेगा। तो क्रॉस सेक्शन में क्या दिखेगा आपको, एंगल ऑफ ट्विस्ट दिखेगा क्रॉस सेक्शन में। नेक्स्ट इज फाई, फाई क्या था, इट इज शियर स्ट्रेन, ठीक है। इक्वेशन में नहीं है फाई, बट फाई इज शियर स्ट्रेन। और लास्ट क्या है, एल, एल इज लेंथ। अब कितना लेंथ लेना है, क्या लेना है, वो आगे हम देखेंगे इन न्यूमेरिकल्स, और जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस तब हमें देखेंगे कि कितना लेंथ लेना है। एक्चुअली ये जो थीटा और एल है, जैसे टाउ एंड आर रिलेटेड थे एक दूसरे से, वैसे ही थीटा एंड एल आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। जैसे टाउ एंड फाई रिलेटेड थे, वैसे ही थीटा एंड एल रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो थीटा इज व्हाट, एंगल ऑफ ट्विस्ट ओवर अ लेंथ एल। इस एल लेंथ में चेंज इन एंगल ऑफ ट्विस्ट इज थीटा, ठीक है। थीटा इज चेंज इन एंगल ऑफ ट्विस्ट ओवर द लेंथ एल। एंड एल क्या है, एल वो लेंथ है जिसमें हम एंगल ऑफ ट्विस्ट का चेंज ले रहे हैं। दोनों एक दूसरे पे क्या रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे। जैसे टाउ एंड आर डिपेंडेंट थे ना, टाउ क्या था, shear stress on a fiber which is distance r from the center, and r क्या था, r from the center distance था, जिसपे आपको shear stress tau कैलकुलेट करना है। सिमिलरली थीटा इज चेंज इन एंगल ऑफ ट्विस्ट ओवर द लेंथ एल, एंड एल इज वो लेंथ जिसमें एंगल ऑफ ट्विस्ट का चेंज आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आप स्टार मार्क लगा लीजिए, दोनों के ऊपर, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लेंगे आप एल की एंड थीटा की। सो नाउ व्हाट वाज द इक्वेशन? So equation of pure torsion, this is equals to tau by r is equals to t upon ip is equals to g theta by l. Tau by r is equals to t upon ip is equals to g theta by l. नाउ मैं इस इक्वेशन के शुरू के दो टर्म्स को लेके कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन के शुरू के दो टर्म्स को लेके कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ। तो आई एम टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स, that tau by r is equals to t upon ip. टाउ बाय आर इज इक्वल्स टू टी अपॉन आई पी। इसको अच्छे से समझना, थोड़ा सा विजुअलाइज करना और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, डेरिवेशन कर रहे थे। दैट इज नॉट एट ऑल इतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो इक्वेशन निकल के आई है, इस इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जो इक्वेशन आई है इसका इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो टाउ बाय आर इज इक्वल्स टू टी अपॉन आई पी। So can I write tau is equals to t upon ip into r? लिख सकते tau is equals to t upon ip into r. So can I write tau max? This is equals to t upon ip into r max. Tau max is equals to t upon ip into r max. Now अब आप बताइए what is tau max? Tau max क्या है? Tau max है maximum value of shear stress on the cross section. क्रॉस सेक्शन पे कितना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, दैट इज टाउ मैक्स, ठीक है। टाउ मैक्स इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस व्हिच इज डेवलपिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज टी? टी क्या है? टी इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क, जिस टॉर्क के एप्लीकेशन की वजह से ये शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। व्हाट इज टी? T इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क, जिस टॉर्क के एप्लीकेशन की वजह से ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। व्हाट इज आईपी? आईपी इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस सेक्शन। एंड व्हाट इज आर? आर मैक्स, दिस इज द मैक्सिमम रेडियस जहाँ पे ये टाउ मैक्स डेवलप हो रहा है। ये आर मैक्स क्या है? दिस आर मैक्स इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे आईपी भी क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी है, आर मैक्स भी क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी है। तो क्या किया साइंटिस्ट ने, इस आईपी एंड आर को मर्ज कर दिया।
देखिए हमें क्या एनालाइज करना है, हमें ये एनालाइज करना है कि फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अप्लाइड टॉर्क कितना शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अप्लाइड टॉर्क जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आईपी पे और आरमैक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो आईपी एंड आरमैक्स बोथ आर व्हाट, बोथ आर प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एक ही क्रॉस सेक्शन के लिए दो अलग अलग वेरिएबल्स क्यों रखना है हमें, तो इन दोनों वेरिएबल्स को क्या किया, इन दोनों वेरिएबल्स को मर्ज करके एक नया वेरिएबल बना दिया, दैट इज कॉल्ड एज ZP एंड ZP इज कॉल्ड एज IP अपॉन आर मैक्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जो टाउ है, टाउ मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी एंड जो कांस्टेंट था, दिस कांस्टेंट IP एंड आर मैक्स, ये दोनों क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी थी। तो दोनों क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी को मर्ज करके क्या किया, एक नई क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी बना दी। उसको क्या बोला, उसको बोला ZP एंड ZP इज इक्वल टू IP अपॉन आर मैक्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोलर मॉड्यूलस। ठीक है, इसको बोलते हैं पोलर मॉड्यूलस। तो नाउ वी कैन राइट दैट टाउ मैक्स इज इक्वल टू कैपिटल T अपॉन ZP। अभी पोलर मॉड्यूलस क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, दैट टाउ मैक्स इज इक्वल टू कैपिटल T अपॉन ZP। अब यहाँ से थोड़े से डिस्कशन स्टार्ट हो रहे हैं, आप थोड़ा अच्छे से समझना। आपने इस कैपिटल T को फिक्स कर दिया, आपने क्या किया, कैपिटल T को फिक्स कर दिया। दैट मीन्स आपने सेक्शन पे एक टॉर्क अप्लाई कर दिया, आपने सेक्शन पे एक टॉर्क अप्लाई कर दिया। अब उस सेक्शन के लिए अब जितना ZP की वैल्यू ज्यादा होगी उतना टाउ मैक्स की वैल्यू क्या होगी, कम आएगी। ठीक है, आपने क्या किया, सेक्शन पे आपने इस T को फिक्स कर दिया, आपने एक टॉर्क लगा दिया। अब उस सेक्शन के लिए ZP की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी टाउ मैक्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मतलब कि आपके पास एक सेक्शन है, उसमें आपने टॉर्क T लगाया, ठीक है, उसका ZP है 10, तो उसके लिए वैल्यू क्या है, कुछ टाउ मैक्स आया। अब दूसरा सेक्शन है, उस पर आपने सेम टॉर्क लगाया T, अब उसके लिए ZP की वैल्यू 100, तो उसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा वो टाउ मैक्स अपॉन 10 आ जाएगा। समझ में आया। एक सेक्शन था जिसके लिए ZP का वैल्यू था 10, ठीक है, ZP का वैल्यू था 10, उसमें आपने टॉर्क लगाया T, टॉर्क लगाया T, तो कितना स्ट्रेस आया, उसमें स्ट्रेस आया टाउ मैक्स। अब आपने सेम टॉर्क लगाया है किस पे, दूसरे सेक्शन पे, एंड दूसरे सेक्शन का ZP इज 100, तो दूसरा सेक्शन है जिसपे ZP 100 है, बाकी आपने टॉर्क सेम लगाया है, तो उसमें कितना मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा, टाउ मैक्स अपॉन 10। पहले ZP 10 था तो टाउ मैक्स आया था, अब ZP 100 हो गया, मतलब ZP को आपने 10 गुना बढ़ा दिया तो टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, 10 गुना कम हो जाएगा। दैट मीन्स मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा, 10 टाइम्स कम हो जाएगा अगर ZP 10 टाइम्स बढ़ता है तो जितना ज्यादा ZP की वैल्यू होगी उतना कम क्या आएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा। ठीक है, दिस इज वन कंक्लूजन। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, एक पर्टिकुलर मटेरियल है उस पर मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर मैं टॉर्क अप्लाई कर रहा हूँ। एक मटेरियल है जिसपे मैं टॉर्क अप्लाई कर रहा हूँ और टॉर्क बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ। कितना टॉर्क बढ़ा सकता हूँ, जब तक उस पे शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करने की लिमिटिंग वैल्यू नहीं आ जाती है, जब तक मटेरियल को शियर स्ट्रेस रजिस्ट करने की लिमिटिंग वैल्यू नहीं आ जाती है, दैट इज जब तक शियर स्ट्रेस उसका शियर स्ट्रेंथ के बराबर नहीं हो जाता है। समझ में आ रहा है, जब तक शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेंथ के बराबर नहीं हो जाता है तब तक मैं टॉर्क उस पर लगा सकता हूँ। तो क्या किया है, यहाँ पे मैंने इस टाउ मैक्स की वैल्यू को फिक्स कर दिया है इक्वल्स टू शियर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। समझ में आया। मैं ये कैपिटल T कितना लगा सकता हूँ, उतना लगा सकता हूँ जब तक कि ये टाउ मैक्स शियर स्ट्रेंथ तक नहीं आ जाता। दैट मीन्स टाउ मैक्स की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, शियर स्ट्रेंथ पे फिक्स कर दिया। तो कैपिटल T इज इक्वल टू टाउ शियर स्ट्रेंथ इंटू ZP। ठीक है, कैपिटल T इज इक्वल टू शियर स्ट्रेंथ इंटू ZP। अब देखिए क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टाउ को बढ़ाता जा, टाउ को मैं कितना बढ़ा सकता हूँ, जब तक कि ये शियर स्ट्रेंथ के बराबर शियर स्ट्रेसेस नहीं हो जाए। नाउ मेरे पास दो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, मेरे पास दो क्रॉस सेक्शन है, दोनों क्रॉस सेक्शन के लिए मटेरियल सेम है। ठीक है, दोनों क्रॉस सेक्शन को मैंने सेम मटेरियल से बनाया। ठीक है, तो दोनों की शियर स्ट्रेंथ सेम होगी। नाउ मैं उस मटेरियल पे ज्यादा वैल्यू ऑफ टॉर्क लगा सकता हूँ जिसके लिए क्या है, ZP की वैल्यू ज्यादा है। मैं उस मटेरियल पे ज्यादा वैल्यू ऑफ टॉर्क लगा सकता हूँ जिस मटेरियल के लिए ZP की वैल्यू ज्यादा। तो ZP को मैंने दो तरीके से आपको समझाया। पहला क्या समझाया कि अगर किसी शेप का ZP ज्यादा है तो उस पे क्या होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो कम आएंगे। ठीक है,
जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आने चाहिए वो कम आएंगे अगर ZP की वैल्यू ज्यादा है तो। सिमिलरली अगर ZP की वैल्यू ज्यादा है तो आप उस मटेरियल पे ज्यादा टॉर्क लगा सकते हैं बिफोर वो मटेरियल फेल कर जाए। मटेरियल के फेल होने से पहले आप उस पर ज्यादा वैल्यू ऑफ टॉर्क लगा सकते हैं अगर उस मटेरियल के लिए ZP की वैल्यू ज्यादा है तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हो। अगर ZP की वैल्यू ज्यादा है तो स्ट्रेसेस कम आएंगे, या तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ZP की वैल्यू ज्यादा है तो उस पर आप ज्यादा लोड लगा सकते हो बिफोर फेलियर, ज्यादा टॉर्क लगा सकते हो बिफोर फेलियर। समझ में आया? एक बार और समझ लीजिए, अगर ZP की वैल्यू ज्यादा है तो उस पर क्या होगा, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टॉर्क स्ट्रेसेस कम आएंगे। अगर ZP की वैल्यू ज्यादा है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेंथ आप उस पर ज्यादा टॉर्क लगा सकते हैं। समझ में आया? फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेंथ आप ज्यादा टॉर्क लगा सकते हैं अगर ZP की वैल्यू ज्यादा है। तो ZP को क्या बोला जाता है? ZP इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन इन टॉर्शन। ठीक है, ZP को कहा जाता है स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन इन टॉर्शन। दैट मीन्स इसमें एक नोट करके लिखिए आप यहाँ पे, नोट पोलर modulus represents the resistance of a section against twisting. ठीक है, it represent what? It represents strength of a, or you can say resistance of a section against twisting. इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है torque carrying capacity of the section. okay? इसको torque carrying capacity भी कहा जाता है। समझ में आया? What is the importance of ZP? जैसे एक्सियल लोड के केस में क्रॉस सेक्शन बिहेव करता है ना, जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन है उतने कम स्ट्रेसेस आएंगे, और अगर आपने स्ट्रेसेस को फिक्स कर दिया है तो आप जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन है उतना ज़्यादा लोड लगा सकते हो। सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ZP का। जितना ज़्यादा ZP की वैल्यू आएगी उतने कम शियर स्ट्रेसेस होंगे फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टॉर्क, और जितना ज्यादा ZP की वैल्यू होगी उतना ज्यादा आप टॉर्क लगा सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस के लिए आप उतना ज्यादा टॉर्क लगा सकते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए, हम लोग एनालाइज करेंगे फॉर सम स्टैंडर्ड शेप्स ZP की कितनी वैल्यू आती है फॉर सम स्टैंडर्ड शेप्स। तो पहला शेप है सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। तो हमने देखा था ZP इज व्हाट? इट इज IP बाय R max। तो IP क्या है? IP was pi by 32 d to the power 4 and R max was 3 by 2। तो सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के लिए ZP कितना हो जाता है? इट इज pi by 16 d cube। तो द वैल्यू ऑफ ZP फॉर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन इज pi by 16 d cube। तो कैन वी राइट टाउ मैक्स? टाउ मैक्स क्या था? इट इज कैपिटल T अपॉन ZP। तो टाउ मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट इज कैपिटल T अपॉन पाई डी क्यूब। 16 ऊपर आ जाएगा तो 16T अपॉन पाई डी क्यूब इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? टाउ मैक्स फॉर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। नेक्स्ट देखिए, फॉर होलो सर्कुलर सेक्शन, ZP क्या था? ZP वॉज IP बाय R max। हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए अभी हमने IP का देखा था फॉर्मूला, IP वॉज पाई बाय 32 D आउटर की पावर 4 माइनस D इनर की पावर 4 अपॉन R max। क्या हो जाएगा? R max विल बी D आउटर बाय 2। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। तो R max क्या है? R max इज मैक्सिमम रेडियस। वो आउटर मोस्ट फाइबर का डिस्टेंस है, आउटर मोस्ट फाइबर का डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। तो आउटर मोस्ट फाइबर का डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? दैट वुड बी D नॉट बाय और D आउटर बाय 2। तो ZP कितना आ जाएगा फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन? इट इज पाई बाय 16 D नॉट की पावर 4 माइनस DI की पावर 4 अपॉन D नॉट। तो IP आ गया, ZP आ गया आपका। तो टाउ मैक्स कितना हो जाएगा? टाउ मैक्स विल बी T अपॉन पाई बाय 16, तो 16 ऊपर आ जाएगा। D नॉट का पावर 4 माइनस DI का पावर 4 अपॉन D नॉट। ठीक है, सो फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाउ मैक्स एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर ZP। कई बार हॉलो सर्कुलर सेक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है, वो ध्यान रखेंगे आप। हॉलो सर्कुलर सेक्शन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछता है आपसे। तो अभी हमने कंसिडर किए थे फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्योर टॉर्शन, दैट इज टाउ बाय R
इज इक्वल्स टू टी अपॉन आई पी इज इक्वल्स टू जी थीटा बाय एल। तो अभी जो हमने कंक्लूजन्स देखे, अभी जो हमने एनालिसिस किया, वो फर्स्ट टू टर्म से एनालिसिस किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टू टर्म्स को लेकर के एनालिसिस करेंगे। तो आई एम टेकिंग नाउ दीज टू टर्म्स, दैट इज टी अपॉन आई पी, दिस इज इक्वल्स टू जी थीटा बाय एल। ठीक है, इन दो टर्म्स को अब एनालाइज करके हम कंक्लूजन्स निकालेंगे, दैट इज टी अपॉन आई पी इज इक्वल्स टू जी थीटा बाय एल। So from here, can I write theta is equals to TL upon GIP? Theta is what? Theta is equals to TL upon GIP. Now, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करिए, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करिए विथ डेल्टा इज इक्वल्स टू PL अपॉन ए। डेल्टा इज इक्वल्स टू व्हाट? PL अपॉन ए। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू PL अपॉन ए, ये क्या था? दिस वाज लीनियर डिफ्लेक्शन अंडर एक्सियल लोडिंग, एंड डेल्टा इज इक्वल्स टू TL अपॉन GIP, ये क्या है? दिस इज एंगल ऑफ ट्विस्ट अंडर टॉर्शनल लोडिंग, एंगल ऑफ ट्विस्ट अंडर टॉर्शनल लोडिंग। नाउ डेल्टा इज इक्वल्स टू PL अपॉन ए। इस इक्वेशन को यूज करने के लिए देयर वर थ्री कंडीशंस। कितनी कंडीशन थी? थ्री कंडीशंस थी। कौन कौन सी? द फर्स्ट वन इज हुक्स लॉ इज वैलिड, हुक्स लॉ इज वैलिड। सेकंड क्या था? क्रॉस सेक्शनल एरिया मस्ट बी सेम थ्रू आउट द लेंथ, दैट इज द मेंबर मस्ट बी प्रिज्मेटिक, मेंबर क्या होना चाहिए? प्रिज्मेटिक। एंड थर्ड कंडीशन क्या था? द फोर्स P शुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, फोर्स P बी कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ। दीज वर द थ्री कंडीशन। ठीक है, इस डेल्टा को कैलकुलेट करने की तीन कंडीशंस थी। सिमिलरली इस थीटा की इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए भी देयर आर थ्री कंडीशंस। द फर्स्ट वन इज same, that is Hooke's law is valid. Second condition is cross section is uniform, cross section should be uniform along the length. And the third condition is torque capital T must be constant throughout the length. तो ये जो इक्वेशन है that is theta is equals to TL अपॉन GIP, इसको यूज करने की these are the three conditions। ठीक है, सिमिलरली जो हमने डेल्टा इज इक्वल्स टू PL अपॉन ए के लिए देखा था, सेम ये तीन कंडीशंस है यहाँ पे। नाउ डेल्टा इज इक्वल्स टू PL अपॉन ए में AE बाय L को हमने क्या बोला था? AE बाय L वाज क्या था? AE बाय L, दिस वाज लीनियर स्टिफनेस और यू कैन से एक्सियल स्टिफनेस। सो इन डेल्टा इज इक्वल्स टू PL अपॉन AE और P अपॉन AE बाय L, AE बाय L क्या था? इट वाज axial stiffness. Similarly, theta is equals to TL upon GIP. इसको लिख सकते हो T upon GIP by L. Here GIP by L क्या है? This is nothing but torsional stiffness of the shaft. टॉर्शनल स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट। एंड G इंटू IP क्या है? वहां पे A इंटू की E क्या था? दैट वाज एक्सियल रिजिडिटी। सिमिलरली GIP क्या है? दिस इज टॉर्शनल रिजिडिटी। ठीक है, सो G इंटू IP इज टॉर्शनल रिजिडिटी एंड GIP बाय L इज टॉर्शनल स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट। तो सेम है जैसे हमने वहां पे डेल्टा के लिए देखा था, सेम टू सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, कुछ डिफरेंट नहीं है। देखिए ये जो चैप्टर है आपका दैट इज टॉर्शन ऑफ शाफ्ट, दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर। इसमें अगर आपने प्रॉपरली आपको अगर यूज करना आ गया द इक्वेशन ऑफ प्योर टॉर्शन, तो आप इजीली क्वेश्चन बना ले जाओगे। थोड़ा सा आपको घुमाएगा ZP में, ZP के फॉर्मूलेज आपको पता है, इट इज IP अपॉन R मैक्स। IP का फॉर्मूला पता है, इट इज पाई बाय 32 D⁴। हॉलो के लिए भी देख लिया और ट्यूब के लिए भी देख लिया, तो ज्यादा कोई स्कोप है नहीं आपको घुमाने का। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से बन, सिर्फ एक ही जगह पे आपको वो थोड़ा सा घुमा सकता है, दैट इज शियर स्ट्रेन एंड द डायरेक्शन ऑफ शियर स्ट्रेन। या तो आप बोल सकते हैं शियर स्ट्रेस एंड द डायरेक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस, यहाँ पे आपको वो जरूर घुमा सकता है थोड़ा सा। तो इसके लिए अभी नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज वी विल अंडरस्टैंड अबाउट शियर स्ट्रेस एंड द डायरेक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीजें पता होना चाहिए कि जो शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है, शियर स्ट्रेसेस है, ये 1D के केस में एप्लीकेबल नहीं है। शियर स्ट्रेस हमेशा कहाँ पे लगेंगे? मिनिमम 2D में या तो फिर 3D में तो लगेंगे। तो 1D के केस में शियर स्ट्रेस इज नॉट पॉसिबल। इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था जब हम स्ट्रेस मैट्रिक्स, स्ट्रेन मैट्रिक्स देख रहे थे, वहां पे हमने डिस्कस भी किया था। तो 1D के केस में शियर स्ट्रेस इज नॉट पॉसिबल। शियर स्ट्रेस कहाँ पे लगेगा? 2D और 3D के केस में।
सेकेंड थिंग कि shear stress हमने देखा था that shear stress are always complementary on two mutually perpendicular plane. दो mutually perpendicular planes पे shear stress क्या होता है, हमेशा complementary रहता है. एंड अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर किसी प्लेन पे आपको shear stress दिया है और उसके साथ में उसका complementary shear stress भी दिया, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जो shear stress आपको दिया है वो applied shear stress है या तो फिर वो complementary डेवलप हुआ है. ठीक है, वो जो लोड को अप्लाई किया उसकी वजह से shear stress डेवलप हुआ है या कॉम्प्लीमेंट्री shear stress डेवलप हुआ है, ये भी यहाँ पे समझेंगे. तो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कंसीडरिंग अ शाफ्ट और उस शाफ्ट में एक सेक्शन लेके हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से shear स्ट्रेसेस लगते हैं, shear स्ट्रेसेस का डायरेक्शन क्या होता है और कैसे कॉम्प्लीमेंट्री shear स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं. तो आई एम कंसीडरिंग अ शाफ्ट. तो सपोज दिस इज अ shaft of circular cross section. तो दिस इज अ शाफ्ट ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं इस शाफ्ट में से एक कट सेक्शन ले रहा हूँ, इस शाफ्ट का एक कट सेक्शन ले रहा हूँ मैं. तो आई एम टेकिंग अ कट सेक्शन ऑफ दिस शाफ्ट. तो मैंने क्या किया है, मैंने इस शाफ्ट का एक कट सेक्शन लिया है. ठीक है, दिस वाज द शाफ्ट. इस सॉलिड शाफ्ट का मैं एक कट सेक्शन ले रहा हूँ. तो आई एम टेकिंग अ कट सेक्शन ऑफ दिस सॉलिड शाफ्ट. ठीक है, मैंने क्या किया, इस सॉलिड शाफ्ट का एक कट सेक्शन लिया. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, दिस इज द सेंटर ऑफ द शाफ्ट. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस शाफ्ट में दो प्लेन्स कंसिडर कर रहा हूँ. ठीक है, इस शाफ्ट में दो प्लेन्स कंसिडर कर रहा हूँ. देखिए किस तरीके से मैं दो प्लेन्स को कंसिडर करूंगा. वन प्लेन इज दिस and second plane is this. So these are two planes. One is this vertical plane. देखिए ये जो है, ये ब्लू वाला जो प्लेन दिख रहा है आपको, दिस इज वर्टिकल प्लेन. ठीक है, और दूसरा ये जो येलो वाला दिख रहा है, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन. ये येलो वाला जो है ये कौन सा प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है. ब्लू वाला इज दी वर्टिकल प्लेन. तो आई हैव कंसिडर्ड टू प्लेन्स. दिस इज प्लेन नंबर 1 एंड दिस इज प्लेन नंबर 2. देखिए आपको मैं और अच्छे से समझाता हूँ ये प्लेन्स कैसे लिए हैं. सपोज आई एम मेकिंग एन एलिमेंट और इस एलिमेंट में से दो परपेंडिकुलर प्लेन्स को मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा. तो दिस इज अ एलिमेंट एंड इस एलिमेंट से दो परपेंडिकुलर प्लेन्स को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. देखिए किस तरीके से. तो दिस इज वन पार्ट को हटा दीजिए एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट. ये सेकेंड पार्ट है. अब इसको बाकी पोर्शन को रिमूव कर दीजिए. तो ये जो आपका एलिमेंट बना है, ये एलिमेंट क्या है, दो परपेंडिकुलर प्लेन्स को शो कर रहा है. दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये वाला प्लेन कौन सा है, दिस इज वर्टिकल प्लेन. ये दो प्लेन्स को शो कर रहा है. वन इज हॉरिजॉन्टल, वन इज वर्टिकल. तो दीज आर द टू प्लेन्स. दिस इज प्लेन 2, दिस इज प्लेन 1. तो ये क्या कर रहा है, दो प्लेन्स को शो कर रहे हैं. नाउ व्हाट आई हैव डन इज, मैंने इस शाफ्ट के ऊपर एक टॉर्शनल मोमेंट अप्लाई किया है T. ठीक है, दिस इज टॉर्शनल मोमेंट T. आई हैव अप्लाइड अ टॉर्शनल मोमेंट T ओवर दिस शाफ्ट. ठीक है, एंड इस शाफ्ट पे मैं एक्सिस को डिनोट कर देता हूँ. तो एक्सिस को डिनोट करिए शाफ्ट पे. तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है, तो मैंने एक्स एक्सिस को लिया है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट ही हम टॉर्क लगाते हैं. तो एक्स एक्सिस के अबाउट हमने क्या लगाया है, टॉर्क लगाया. नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होता है टॉर्क लगाने की वजह से. टॉर्क लगाने की वजह से shear स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं. अब shear स्ट्रेस कहाँ पे डेवलप होते हैं, ये चीज आपको समझना बहुत ही जरूरी है. तो shear स्ट्रेस डेवलप होते हैं ड्यू टू टॉर्क. एक्चुअल shear stress develop, or you can say act in the cross section. Actual shear stress act in the cross section in the direction tangential to the cross section. तो अगर आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क लगा रहे हो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट, तो उस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इस लॉन्गिट्यूडनल के एक्सिस के परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शन है, दिस क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, इस क्रॉस सेक्शन में एक्चुअल shear स्ट्रेस डेवलप होंगे. और इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के जो पैरेलल वाला क्रॉस सेक्शन है, 2 वाला क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री shear स्ट्रेस डेवलप होंगे. तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, इस क्रॉस सेक्शन में एक्चुअल shear स्ट्रेस डेवलप होंगे. एंड लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन के पैरेलल वाला जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री shear स्ट्रेसेस डेवलप होंगे. अब ये जो
लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला जो क्रॉस सेक्शन है इसमें शियर स्ट्रेस तो डेवलप होंगे, बट किस डायरेक्शन में डेवलप होंगे? वो डेवलप होंगे इस क्रॉस सेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो आप उसको समझते हैं। सपोज आई एम टेकिंग 4 पॉइंट्स, मैं 4 पॉइंट्स ले रहा हूँ ऑन दी सर्कमफरेंस ऑफ द क्रॉस सेक्शन के सर्कमफरेंस पे मैं 4 पॉइंट्स ले रहा हूँ। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस वन इज पॉइंट डी। तो मैंने क्या किया, सर्कमफरेंस पे 4 पॉइंट्स लिए हैं ए बी सी डी। एंड अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये सर्कमफरेंस बना के दिखाता हूँ। तो इफ यू वांट टू सी द डायरेक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन हम देख सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी 4 पॉइंट्स, दिस वाज ए, दिस वाज बी, दिस वाज सी, दिस वाज डी। तो जो शियर स्ट्रेस लगेगा वो कहाँ पे लगेगा? इन दी क्रॉस सेक्शन। एक्चुअल शियर स्ट्रेस कहाँ पे लगेगा? इन दी क्रॉस सेक्शन। और इस क्रॉस सेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगा। टेंजेंशियल डायरेक्शन में किस तरफ लगेगा? जिस तरफ टॉर्शनल मोमेंट लग रहा है उस तरफ। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्शनल शियर स्ट्रेस एट पॉइंट ए, this is the direction of torsional shear stress at point B, this is the direction of torsional shear stress at point C, and this is the direction of torsional shear stress at point D, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने देखा था। टॉर्शनल मोमेंट किसकी वजह से लगता है? टॉर्शनल मोमेंट लगता है ड्यू टू इसेंट्रिक ट्रांसवर्स फोर्स। इसेंट्रिक ट्रांसवर्स फोर्स की वजह से क्या लगता है? टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। तो ये देखिए पॉइंट ए एंड पॉइंट सी पे क्या लग रहा है? इसेंट्रिक ट्रांसवर्स फोर्स। पॉइंट बी एंड पॉइंट डी पे क्या लग रहा है? इसेंट्रिक ट्रांसवर्स फोर्स। बी पे ये एक्सियल फोर्स नहीं है, ये कैसा लग रहा है? टेंजेंशियल टू द सेक्शन, मतलब उस डायरेक्शन में लग रहा है। ये बी पे कैसा लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है, लाइक दिस लग रहा है बी पे। तो मैं आपको प्रॉपर्ली बना के बताता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है, दिस इज नॉट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बी पे या सी पे जो डी पे जो शियर स्ट्रेस है दैट इज नॉट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये किस डायरेक्शन में लग रहा है? लाइक दिस, इट इज एक्टिंग लाइक दिस। समझ में आया? तो ये जो बी पे लग रहा है शियर स्ट्रेस दैट इज लाइक दिस। ए इस डायरेक्शन में लग रहा है, ए पे इस डायरेक्शन में लग रहा है लाइक दिस, एंड बी पे इस डायरेक्शन में। और ये जो टॉर्क है, टॉर्शनल मोमेंट, दिस इज एक्टिंग लाइक दिस। तो ए पे इस डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, एक्चुअल पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, पे इस डायरेक्शन में, एंड डी पे इस डायरेक्शन। इस टाइप से आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। अगर मैं क्रॉस सेक्शन में बात करूं, अगर क्रॉस सेक्शन बना के बताऊं आपको मैं, तो सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शन। अगेन आई एम डिनोटिंग दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। अब अगर आप क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन में आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये ए पे लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बी पे लग रहा है, इस डायरेक्शन में सी पे लग रहा है, एंड इस डायरेक्शन में डी पे लग रहा है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में आपको क्लियरली समझ। तो ये क्या बता रहे हैं हम? ये एक्चुअल शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन बता रहे हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल शियर स्ट्रेस। जो एक्चुअल शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ऑन दी क्रॉस सेक्शन, उसका आपको डायरेक्शन बता रहे हैं। कौन सी क्रॉस सेक्शन पे डेवलप हो रहा है? ये 1 पे डेवलप हो रहा है। इट इज डेवलपिंग ऑन 1, दैट इज द क्रॉस सेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पे हो रहा है। तो इसका वेरिएशन भी देखा था हमने। वेरिएशन कैसा था? शियर स्ट्रेस का वेरिएशन वाज लीनियर। तो अलोंग द क्रॉस सेक्शन द वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस वाज लीनियर। कैसा था? लीनियर था ये। तो इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस, तो आप वेरिएशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलोंग द क्रॉस सेक्शन लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस अलोंग द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। नाउ अब आते हैं इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में। हमने अभी देखा था, अभी हमने कोऑर्डिनेट्स बनाए एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। अभी हमने क्या बनाए थे? ये एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स बनाए थे। अब इस क्रॉस सेक्शन के लिए आप बताइए कोऑर्डिनेट बी एंड डी। बी एंड डी ये देखिए कौन से कोऑर्डिनेट कौन सी एक्सिस के अलोंग है? वाई एक्सिस के अलोंग। ए एंड सी, ए एंड सी कौन सी एक्सिस के अलोंग है? जेड एक्सिस के अलोंग। ए एंड सी आर नॉट अलोंग एक्स एक्सिस। दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एक्स एक्सिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो ए और सी जो है ये कौन सी एक्सिस के अलोंग है? दिस इज अलोंग द एक्सिस Z। तो अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाऊं फॉर दिस क्रॉस सेक्शन, तो कोऑर्डिनेट विल बी दिस इज y कोऑर्डिनेट एंड दिस इज z कोऑर्डिनेट। अब आप इजीली इसको नॉमेनक्लेट कर सकते हैं। बताइए C पॉइंट पे जो स्ट्रेस लग रहा है उसको क्या लिखेंगे? इट इज टाउ। इसके साथ में दो सफिक्सेस आएंगे। द फर्स्ट सफिक्स विल रिप्रेजेंट प्लेन ऑफ एसोसिएशन एंड सेकंड सफिक्स विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन।
तो किस प्लेन पे लग रहा है ये शियर स्ट्रेस टाउ? ये लग रहा है ऑन दी एक्स प्लेन पे लग रहा है। एंड किस डायरेक्शन में लग रहा है? वाई डायरेक्शन में लग रहा है। सिमिलरली अगर डी पॉइंट पे मैं बोलूं, डी पॉइंट पे, तो डी पॉइंट पे शियर स्ट्रेस विल बी टाउ एक्स जेड। ठीक है, कौन से प्लेन पे लग रहा है? ये शियर स्ट्रेस लग रहा है ऑन दी एक्स प्लेन। किस डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में। तो डी पॉइंट पे जो शियर स्ट्रेस है दैट इज टाउ एक्स जेड, एंड सी पॉइंट पे जो है दैट इज टाउ एक्स वाई। तो यहाँ से हमको पता चल जाता है कि जो शियर स्ट्रेसेस लग रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है या फिर वो एक्चुअल शियर स्ट्रेसेस। ठीक है, नॉमेनक्लेचर से आपको समझ जाता है। इफ शियर स्ट्रेसेस आर एक्टिंग ऑन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन पे लग रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे एक्चुअल शियर स्ट्रेस। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल लगेगा तो उसको आप क्या बोलोगे? कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। तो अगर मैं इस फिगर में बताऊं तो इस फिगर में दिस ब्लू वाला जो क्रॉस सेक्शन है इस पे क्या लगेगा? इस पे लगेगा एक्चुअल शियर स्ट्रेस, और जो येलो वाला क्रॉस सेक्शन है उस पे क्या लगेगा? कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस लाइक दिस। ब्लू पे क्या लगेगा? एक्चुअल शियर स्ट्रेस, एंड येलो पे लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस लाइक दिस। तो ब्लू पे आ गया एक्चुअल शियर स्ट्रेस एंड येलो पे आ गया कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? समझ में आया? अब देखिए यहाँ से, देखिए ये जो लग रहा है these shear stresses are what? These shear stresses are actual shear stress। अगर इन actual shear stress के लिए मैं complementary shear stress लिखूं तो इसका complementary क्या हो जाएगा? टाउ वाई एक्स। इसका complementary shear stress लिखूं तो क्या हो जाएगा? टाउ जेड एक्स। तो ये तो हमने देखा ही था, टाउ एक्स वाई का complementary stress क्या होता है? टाउ वाई एक्स। टाउ एक्स जेड का complementary stress क्या होता है? टाउ जेड एक्स। तो ये दोनों क्या है? these two are complementary shear stress। एंड ये कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस आर ऑलवेज एक्ट इन सेम डायरेक्शन। उनका डायरेक्शन क्या होता है? ये देखिए z एंड y क्या है? दीज आर प्लेन ऑफ एसोसिएशन, एंड x क्या है? डायरेक्शन। तो इनका डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस के लिए डायरेक्शन क्या होंगे? डायरेक्शन सेम होंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस के लिए डायरेक्शन सेम होगा। एंड एक्चुअल शियर स्ट्रेस के लिए क्या होगा? प्लेन ऑफ एसोसिएशन। ये क्या है? दीज आर एक्चुअल शियर स्ट्रेस। टाउ एक्स जेड एंड टाउ एक्स वाई, दीज आर व्हाट? एक्चुअल शियर स्ट्रेस। तो एक्चुअल शियर स्ट्रेस के लिए क्या होगा? प्लेन ऑफ एसोसिएशन सेम होगा। तो प्लीज राइट, तो आपने लिख लिया था एक्चुअल शियर स्ट्रेस एक्ट इन द क्रॉस सेक्शन इन द डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द सेक्शन। अब यहाँ पे एक नोट करके लिखिए। तो प्लीज राइट अ नोट। ड्यू टू टॉर्क, actual shear stress develops on the cross section tangential to the torque, ब्रैकेट में लिखे in circumferential direction। तो एक्चुअल shear stress कहाँ पे लगते हैं? ऑन द क्रॉस सेक्शन टेंजेंशियल टू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, दैट इज इन सर्कमफरेंशियल डायरेक्शन। सर्कमफरेंशियल डायरेक्शन में लगेंगे एक्चुअल shear stress। में लिखिए वेयर एज कॉम्प्लीमेंट्री shear stress develops in axial direction, that is longitudinal direction, parallel to axis of the shaft। तो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस कहाँ पे लगते हैं? इन दी एक्चुअल डायरेक्शन, दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। एंड एक्चुअल शियर स्ट्रेस कहाँ पे लगेगा? इन दी क्रॉस सेक्शन, दैट इज perpendicular to the axis। So this is it for the today's class. We'll meet in the next class and discuss some more concepts of torsion of shaft. Thank you.